लेकर राहुल गांधी के बयान पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने करारा जवाब दिया है। एएनआई के साथ एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि वो चीन का नाम लेने से नहीं डरते हैं और सरकार बिल्कुल भी डिफेंसिव नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी को चीन पर ज्यादा ज्ञान है तो वो उन्हें सुनने के लिए तैयार हैं। जयशंकर ने यह भी कहा कि मोदी सरकार ने एलएसी पर अब तक की सबसे बड़ी तैनाती की है। If I were to sum up the China thing, I mean, please do not, buy this whole. I would say again, I use this word, this narrative that somewhere government is on the defensive, somewhere we are being accommodative. I mean, I ask people, if we were being accommodative, who sent the Indian army to the LAC? Rahul Gandhi didn't send them. Narendra Modi sent them. Okay? We have today the largest peacetime deployment in our history on the China border. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बीबीसी डॉक्यूमेंट्री और जॉर्ज सोरोस के बयान पर भी प्रतिक्रिया दी। You people speak about, okay, you had to make a documentary. Many things happened in Delhi in 1984. Why didn't we see a documentary on that? If that was your concern, that you felt suddenly one day, okay, I'm very humanistic and I must get justice for people who have been done wrong. So look, don't kid yourself. This is politics at play. This is politics at play by people who do not have the courage to come into the political field. They want to have the Teflon cover saying that, I'm an NGO, I'm a media organization, etc. But they're playing politics. इधर पाकिस्तान को करारा जवाब दे के उनके ही देश में जाकर गीतकार और लेखक जावेद अख्तर ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। उर्दू शायर फैज अहमद फैज की याद में हिस्सा लेने पाकिस्तान पहुंचे जावेद अख्तर ने आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि मुंबई हमले के आरोपी आतंकवादी पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहे हैं। हम तो बंबई के लोग हैं, हमने देखा हमारे शहर पे कैसे हमला हुआ था। तो वो लोग नॉर्वे से तो नहीं आए थे, ना इजिप्ट से आए थे, वो लोग अभी भी आपके मुल्क में घूम रहे हैं। तो ये शिकायत अगर हिंदुस्तानी के दिल में हो तो आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। भारत का अपना डिजिटल पेमेंट सिस्टम यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई अब सिंगापुर के पेनाउ के साथ कनेक्ट हो गया है। दोनों देशों के बीच हुई क्रॉस बॉर्डर फिनटेक कनेक्टिविटी सर्विस को प्रधानमंत्री मोदी ने सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सियन लूंग के साथ लॉन्च किया। अब लोग मोबाइल फोन से रियल टाइम में बेहद आसानी से लेन देन कर पाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों को इस सर्विस से जुड़ना भारत और सिंगापुर दोनों के संबंधों के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। यूपीआई और पेनाउ के जुड़ जाने से दोनों देशों के लोगों को फायदा होगा। आज के बाद सिंगापुर और भारत के लोग अपने मोबाइल फोन से उसी तरह पैसे ट्रांसफर कर पाएंगे जैसे वे अपने अपने देश के अंदर करते हैं। इससे दोनों देशों के लोगों को अपने मोबाइल से तत्काल कम खर्च में फंड ट्रांसफर करने में मदद मिलेगी। ईपीएफओ यानी भविष्य निधि के खाता धारकों के लिए अच्छी खबर है। रिटायरमेंट के बाद ज्यादा पेंशन का रास्ता अब साफ हो गया है। ईपीएफओ ने नया सर्कुलर जारी किया है। हायर पेंशन के तौर पर तरीके तय कर दिए हैं। इसमें एम्प्लॉय पेंशन स्कीम ईपीएस के सब्सक्राइबर्स को ज्यादा पेंशन के लिए कंट्रीब्यूशन बढ़ाने का ऑप्शन मिला है। डिटेल लेते हैं आलोक प्रियदर्शी से। आलोक, बताइए नया सिस्टम क्या है और एक कर्मचारी को क्या करना होगा? देखिए, अभी तक जो कर्मचारी अपना पैसा ईपीएफ में जमा करते थे उसमें ये नियम था कि चाहे वो कितना भी जमा करें, लेकिन अगर 15,000 रुपये से ज़्यादा है तो वो एम्प्लॉयज़ जो पेंशन स्कीम है उसमें कंट्रीब्यूशन में नहीं जाता था। इसकी वजह से जो सुप्रीम कोर्ट में फैसला आया उसके बाद ईपीएफओ ने अब जो सर्कुलर जारी किया है उसमें साफ कर दिया है कि अब वो पैसा 8.33% होगा, चाहे वो 15,000 से ज़्यादा भी हो जाता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि अब आप अगर ज़्यादा कंट्रीब्यूशन अपने ईपीएफओ में डालते हैं तो वो पैसा ज़्यादा आपके एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट स्कीम में जाएगा, तो इससे आपको ज़्यादा पेंशन मिलेगा।
तो इस स्कीम के लिए जो नियम अभी बनाए गए हैं उसमें यही है कि सबसे पहले जो 1 सितंबर 2014 से पहले के जितने भी एम्प्लॉई हैं उनको इसका फ़ायदा मिलेगा, और ये फ़ायदा मिलेगा जब आप आवेदन 3 मार्च तक 2023 तक आप डाल देंगे तो। लेकिन आवेदन कैसे करेंगे अगर आपको ज़्यादा पेंशन अपना पैसा कटवाना है अगर ईपीएफओ में, जिससे कि ज़्यादा आपका पेंशन बने, तो उसके लिए जो आपका एम्प्लॉयर होगा और एम्प्लॉई होगा दोनों एक ज्वाइंट एप्लीकेशन जो नज़दीकी ईपीएफओ ऑफिस में जाके फिजिकली देना होगा, उसके साथ तमाम डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे। ऑप्शन चुनने के लिए डिस्क्लेमर और डिक्लेरेशन दोनों देना होगा, और कर्मचारी की सहमति से अगर प्रोविडेंट फंड से कुछ पैसा अगर ईपीएस यानी कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में जाना है तो उसके लिए एक एडजस्टमेंट भी की जा सकती है कर्मचारी की सहमति से। साथ ही साथ ट्रस्ट को अगर फंड से पैसा ट्रांसफर करना है तो ट्रस्टी को अंडरटेकिंग देना। तो ये सब टेक्निकल चीज़ें हैं जो कि ईपीएफओ में जाने के बाद होगा। लेकिन कुल मिलाकर अब इसके बाद जब ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी तो यूनिक सोर्स लोकेशन जनरेट होगा। यूनिक सोर्स लोकेशन जनरेट होने के बाद आपको ये माना जाएगा कि अब आपका पैसा जो हर महीने ज़्यादा कट सकेगा, जिससे कि आपका ज़्यादा पेंशन बनेगा। पहले कम होने की वजह से 15,000 की लिमिट होने की वजह से पेंशन काफ़ी कम बनती थी, लिहाजा यही मांग की गई थी, सुप्रीम कोर्ट में भी यही आदेश आया था कि ज़्यादा ही कैसे हो, तो इसलिए इस 15,000 की लिमिट को हटा दी गई है। शुक्रिया आलोक। बढ़ते आगे, भारत में फरवरी में ही इस बार गर्मी की मार सताने लगी है। तापमान तेजी से बढ़ा है और ये सामान्य से 5 डिग्री ज़्यादा है। फरवरी में मई जून जैसे हालात होने से लोग भी परेशान हैं। सड़कों पर सन्नाटा दिन में ही पसरने लगा है। सोमवार को दिल्ली में पारा 33 डिग्री का रिकॉर्ड किया गया और ये साल 1969 के बाद तीसरा सबसे गर्म फरवरी का एक दिन है। मौसम विभाग ने गेहूं की फसल को लेकर भी चेतावनी जारी की है और मौसम के बदलते मिजाज पर मौसम विभाग के सीनियर साइंटिस्ट नरेश कुमार से बातचीत की हमारे संवाददाता असीम मनचंदा ने। हमारे साथ इस वक्त मौसम विभाग के सीनियर साइंटिस्ट नरेश कुमार। सर, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि फरवरी में ही हमको इतना हाई तापमान देखने को मिल रहा है, तो क्या वजह है इसके पीछे? देखिए, अगर आप नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बात करेंगे तो इसमें वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का काफ़ी ज़्यादा रोल रहता है। अभी जितने भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आए हैं, मेनली उसका जो इम्पैक्ट रहा है वो हाई रीचेस, इवन हिमालय के भी हाई रीचेस में रहा है। तो उसके कारण क्या है कि जब भी ये क्लियर स्काई रहता है, क्लाउड फ्री रहता है, तो उस समय टेम्परेचर जनरली बढ़ ही जाते हैं इस रीजन्स में। तो वही रीज़न है, अभी भी एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जिसका इम्पैक्ट हिमालय रीजन में है, लेकिन हल्का फुल्का रेनफॉल स्नोफॉल देगा। लेकिन हम आने वाले 2 दिनों में उम्मीद करें हो सकता है 1 से 2 डिग्री, ज़्यादा नहीं, टेम्परेचर नॉर्थ वेस्ट इंडिया में फॉल कर जाएंगे। नॉर्थ वेस्ट इंडिया में पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान। लेकिन अगर आप ओवरऑल बात करेंगे तो भी जो टेम्परेचर्स हैं जैसे अब नॉर्मल चल रहे हैं वैसे ही रहेंगे। लेकिन अगर मैं बात करूँ महाराष्ट्र रीजन की, कोंकण की, गुजरात की, तो वहाँ किस तरह का आप टेम्परेचर देख रहे हैं? देखिए, टेम्परेचर्स वहाँ पे भी अभी ऐसा है कि अराउंड अबाउट 37 डिग्री तक टेम्परेचर्स हैं महाराष्ट्र में भी इस समय। जनरली जैसे जो आपने एक अच्छा क्वेश्चन पूछा, फरवरी एंड मार्च में सबसे पहले टेम्परेचर्स हमारे महाराष्ट्र, गुजरात रीजन में बढ़ने स्टार्ट होते हैं। तो अभी वहाँ बढ़े हुए हैं, लेकिन ऐसा कोई हीट वेव सिनेरियो नहीं है, क्योंकि हीट वेव सिनेरियो के लिए हमारा ये होता है कि प्लेन्स के लिए 40 डिग्री का और कोस्टल के लिए 37 का, ऐसा नहीं है। और उसमें भी अबव नॉर्मल ही है, वही है 3 से 5 डिग्री अबव नॉर्मल है, अप टू 37-38 डिग्री तक टेम्परेचर्स हैं, वैसे ही रहेंगे। और ये 3 से 5 डिग्री अबव नॉर्मल ही रहेंगे और आने वाले 4-5 दिनों में उसमें कोई ज़्यादा चेंजेस आने की उम्मीद नहीं। सर, गेहूं को लेकर के भी आपने एक एडवाइजरी जारी की है किसानों के लिए, क्या है एडवाइजरी कहती है आपकी? एडवाइजरी यही की है कि उसके क्रॉप पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। उसके लिए यही कहा है कि एडवाइजरी यही किया है कि लाइट इरिगेशन और जो वेजिटेबल प्लांट्स हैं उनके बीच की जो स्पेस है वो पत्तों से ढक सकते हैं। उस पे कारण क्या है कि जो मॉइस्चर्स है वो बिल्डिंग रहे और जो टेम्परेचर भी ज़्यादा उससे ज़्यादा सूट न करे। और भीषण गर्मी सिर्फ दिल्ली या